नमस्कार। किसी देश के इतिहास में सदियों में ऐतिहासिक पल आते हैं। हमारे देश के इतिहास में 23 अगस्त 2023 का दिन जुड़ गया जब चंद्रयान-3 ने कदम रखे चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर, और इस तरह से विश्व में हम पहले हो गए। पूरी दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों के करिश्मे का लोहा माना। पूरी दुनिया ने, हमारे देशवासियों सहित पूरी दुनिया ने इसका जश्न मनाया और हर तरीके से भारत का लोहा अंतरिक्ष कार्यक्रम जो स्पेस और जो इसरो की कामयाबी है उसका जश्न मनाया। आपने देखा होगा अभी इसरो के वैज्ञानिकों और देश के लोगों की खुशी में तालियों की गड़गड़ाहट कम भी ना हुई थी कि जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने के लिए हाजिर हो गए और उन्होंने देशवासियों को, वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी। पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली और मुंबई तमाम बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकल गए। कई जगह रोड ट्रैफिक जैम की स्थिति आ गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई और इसकी क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को इसकी बधाई दी जाने लगी तो कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर पंडित नेहरू की दूरदर्शी सोच न रही होती, 1962 में इसरो न बना होता तो आज का दिन नहीं आता। और उसके बाद हुआ ये कि बात यहाँ तक आ गई कि विरोधी दलों के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है उसको मोदी सरकार के ने उसका बजट क्यों कम कर दिया। सवाल पूछे जाने लगे। कई विपक्षी नेताओं ने ये कह दिया कि इसरो के वैज्ञानिकों की तो सैलरी नहीं मिल रही है और ये अब उस पर सियासत होने लगी। तेरा चांद मेरा चांद की बात होने लगी। तो क्या देश इस मुहाने पर खड़ा है कि हर उपलब्धि को खांचों में बांटा जाएगा? सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, सोमनाथ जी ने कहा कि ये पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है कि हम चांद पर पहुंचने आए हैं। हम अपने पुरखों को क्रेडिट क्यों देने में ऐतराज करते हैं और क्यों आज के वर्तमान को अगर सफलता मिलती है तो हम उसका क्रेडिट केवल पुरखों को देना चाहते हैं, वर्तमान को कुछ भी नहीं। अगर आज जो हो रहा है उसमें पुरखों को कुछ नहीं देना चाहते हैं। क्यों देश और समाज हर मुद्दे पर दो तरफा बटा हुआ है और इसको बांटने की कोशिश सिर्फ सियासतदान कर रहे हैं कि देश का आम आदमी भी ये सोचता है और देश का आम आदमी भी इस तरीके से देख रहा है, या ये पूरे हिंदुस्तान का चांद है? बीजेपी, कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल या किसी नेहरू या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ही नहीं है, इसमें सारे प्रधानमंत्रियों का योगदान है। इसरो में जितने वैज्ञानिक इसरो के तब से लेके आज 16,500 के करीब है, देश के अलग अलग इलाकों के हैं, उनकी सारों की मेहनत का नतीजा है और 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जो उससे जुड़ी हैं, जो उन्होंने सपना पाला, जो उसके लिए अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, नमाज अदा की और चर्च और गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की, उसका भी असर है। अब मैं यही जानने के लिए आज बिल्कुल आम लोगों के साथ कनॉट प्लेस में बैठा हूं कि ये जो चर्चा चलती है उसको लेकर के देश के आम आदमी क्या सोचते हैं। जब दुनिया हमें सलाम कर रही है तो हमारे ही देश में इसमें क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आप इस पर क्या मानते हैं? ना, मेरा मानना तो ये है कि इसमें किसी को क्रेडिट वाली बात तो है ही नहीं। 1962 में अगर जवाहरलाल जी ने इसको खोला था, इसको इसरो बनाया था, उस समय साइकिल पे लेके लोग रॉकेट जाते थे और आज दुनिया के नंबर 1 हम लोग हो गए। क्यों हो गए हैं? ड्यू टू मोदी जी का विज़न है। इसमें क्रेडिट ना क्रेडिट की बात नहीं है। जो उन्होंने करा है वो दुनिया देख रही है। मोदी जी ने जो किया। पिछली बार जब लास्ट मोमेंट पर आके रुक गया था, हमारा क्रैश हो गया था, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया कि कोई बात नहीं, हारे हैं तो क्या हो गया, फिर कल जीतेंगे। आज वही दिन है हमारा। 6:04 पर जो हुआ है पूरी दुनिया में परचम लहराया है हिंदुस्तान का। हम इतने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने ऐसा कार्यक्रम कर दिया कि हम सारी ज़िंदगी इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। तो वो जो नेहरू जी के ज़माने पर जो साइकिल में रॉकेट जाता था वो जाता कहाँ था? वो तो वही बता सकते हैं कांग्रेसी कहाँ जाता था। साइकिल वाला रॉकेट तो साइकिल को लेके जाएगा। यहाँ समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे साइकिल तो उन्हीं की थी। सही कहा ना जी हमने। तो ये आपने कहाँ पढ़ा कि उस समय इसरो साइकिल पर रॉकेट लेके चलता था? टीवी पे रोज देख रहे हैं सर, आप ही के लोगों के माध्यम से देखते हैं। तो आप ये मानते हैं कि 1962 से लेके आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों का इसमें योगदान वैज्ञानिकों का रहा है या इसी सरकार विशेष का रहा है? इस सरकार विशेष का ज़्यादा रहा है। पहले वालों ने भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला ही नहीं कभी।
अगर वो लोग नहीं देते, इनको फंड्स नहीं देते, तो आज इस मुकाम पे नहीं होते। इन्होंने ज़्यादा इसको प्रोत्साहित किया है, तो इनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। उस ज़माने में वो रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा, ये चंद्रयान 3 था। हाँ जी। चंद्रयान 1 यानी पहला कब शुरू हुआ था? 1 का सॉरी मुझे नहीं मालूम। 2 जो है 4 साल पहले हुआ था, लास्ट मोमेंट पे टीवी पे। 1 भाई मान लीजिए 3 है, 3 है तो 2 भी था। 2 भी था। 2 का आपको मालूम? 2 देखा था हमने उस समय वहीं पे। चंद्रयान 1 भी तो कभी कोशिश की गई होगी। बिल्कुल कोशिश की होगी, जरूर की होगी। मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में चंद्रयान ये कार्यक्रम ही शुरू हुआ। और मनमोहन सिंह जी कभी सरकार में थे ये हमें मालूम नहीं सर, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। सोनिया जी सरकार में थी, कभी कोई डिप्लोमेट्स आते थे तो उनके जमाने का कुछ भी याद नहीं है। क्या करेंगे याद करके। एक बुरा समय था, बुरे समय को कौन याद करता है, अच्छे समय को सब याद करते हैं। आज मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे इसी को याद करेंगे ना, जो साइकिल स्कूल वाली याद करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1983 में कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे बहुत बढ़िया। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री का कोई योगदान था? नहीं जी, कपिल देव के टाइम में उनको बेचारों से पूछो, खाने के पैसे नहीं होते थे उनके पास जब वर्ल्ड कप जीते थे वो लोग। अभी रिसेंटली एक 83 पिक्चर भी बनी उनके ऊपर, और पूरी चीज़ें खुल के सामने आ गई दुनिया के लोगों ने। तो मैच देखा जीते हुए, आतिशबाजी करी, स्वागत किया उनका। हकीकत क्या थी ग्राउंड लेवल की, पिक्चर ने दिखा दी 83 की, कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। लास्ट डे पार्टी हो रही है, कहते हमें नहीं मालूम है कि किसने हमारा बिल पे किया, और हम लोगों ने खाया कुछ नहीं था, सारी रात भूखे रहे हम लोग, जश्न मनाते रहे, दारू पीते रहे बाटे। ये 2007 और 2011 में भी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता क्रिकेट का। बिल्कुल। तो उस समय के प्रधानमंत्री का कोई योगदान, कि धोनी का योगदान या उस समय की टीम का योगदान? बीसीसीआई जो है हमारी, बीसीसीआई जो है उस समय अच्छी कैपेबल हो गई थी। गवर्नमेंट ने जरूर उनकी हेल्प करी, तभी बीसीसीआई कैपेबल हुई थी। उनको फंड्स मिलने लग गए थे, प्लेयर्स को अच्छे वाले, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलने लग गई थी। तो वो हाल नहीं रहा पहले वाला। उस समय कहा गया था कि 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको जीतोगे तो, और आज 25-25 करोड़ रुपये मिल जाते हैं जीत जाते हैं तो लोग इतना दे देते हैं। आपको लगता नहीं अब प्रज्ञानंदा जो शतरंज में जीतने के मुकाम पर पहुंच गए वहाँ विश्व शतरंज में, हाँ जी, तो आपको लगता नहीं कि खिलाड़ियों में, वैज्ञानिकों में, सांस्कृतिक लोगों में, इसमें सियासत के लोगों को बहुत दखल नहीं देना चाहिए और पूरा देश इसको एक साथ लेना चाहिए? सियासत को दखल देना चाहिए सिर्फ इस बात के लिए कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको फंड्स दें, उनको खाने पीने को प्रॉपर मिले ताकि ओलंपिक में जीत सके। अगर उनके पास खाने पीने कोई कुछ नहीं है तो ओलंपिक में जाके क्या करेंगे बेचारे, तो चल ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे। फंड्स तो देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ही। आपका विचार क्या है अंकल? ऐसा है जी, पॉलिटिक्स तो आजकल हमारी जो है हर चीज़ के अंदर हो गई है। अब जैसे मैं भाई साहब से करूं और मैं कहूं, इसके अंदर हम भी आपसे अगर पॉलिटिक्स कर लें, हमें पॉलिटिक्स क्या करनी है, हमें ये देखना है कि हमारे खिलाड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ के मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप उनको सियासत जो बीच में आए उसको तो उठा दीजिए और जो खिलाड़ी हो उसको आप नीचे कर दीजिए। सियासत से ज़्यादा योगदान जो है वो खिलाड़ियों का है। अगर वो बेचारे मेहनत ही ना करें तो वो क्या जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा। क्या इसी तरह वैज्ञानिकों का? बिल्कुल वैज्ञानिकों का है। ये आज ये नहीं है कि ये नेहरू ने किया या मनमोहन जी ने किया या मोदी जी ने किया। सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहन है वो हमारे वैज्ञानिकों का है। वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन ही ना होता, आप दे दीजिए ना फंड जितने भी देने, सारे खाए जाते, उसके अंदर कुछ नहीं होता। आप समझे ना। लेकिन उसके अंदर ठीक है, फंड्स भी एक बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज भी अगर मेरे को इच्छा शक्ति है काम करने के लिए, अगर मेरे को इच्छा शक्ति है तो तभी हम करेंगे। इच्छा शक्ति तभी होती है कि जब प्रॉपर वैज्ञानिकों का या खिलाड़ियों का अगर ध्यान रखा जाएगा, और वो किससे होगा, वो पॉलिटिक्स से ही होगा। लेकिन उसके अंदर जब पॉलिटिक्स जो है, ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, वो खराब करती है। ये तो दोनों तरफ से गड़बड़ है ना। बिल्कुल। वो पॉलिटिक्स क्या है, जो आपकी सियासत है, यानी कि जो आज गद्दी पे है, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करनी। देखो सीधी सी बात है, आज मैं हूँ, कल को यही सरकार, वो भी अपोजिशन करती थी जब वो कोई काम करते तो। ये अपोजिशन का काम और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे आपको और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कि उनकी दुकानदारी चलती रहे, उनकी दुकानदारी चलती रहे और पब्लिक जो है वो हमारी वाह वाह करती रहे, तालियां पीटती रहे बस। कभी भी आज मेरा देश यहाँ पे है, आपकी बात मानी। क्या आप मेरे को ये बताइए, जब सन 47 के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, यहाँ क्या बनता था? अगर आज हम वहाँ पहुँचे हैं, हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, हम पहली सीढ़ी से आखिर में नहीं, यानी कि पहले ही आखिरली सीढ़ी पे नहीं चढ़ते।
अगर हमारा बेस है तभी तो हम आगे कर रहे हैं ना। अरे क्या कह रहे हो, साइकिल पर रॉकेट? देखिए चलो मान लिया एक मिनट, पहले साइकिल पे चलता था, लेकिन वो भी तो चलने के लिए ही था ना। आज अब साइकिल से हैं तभी तो हम उसके ऊपर आए हैं। अगर हमारे पास पहले साइकिल ही नहीं थी, हमारे देश में पहले साइकिल ही नहीं बनती थी, नहीं बनती थी, इंग्लैंड की या बाहर की थी। आज साइकिल छोड़ के आप ये बताइए क्या नहीं बन रहा, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी बनता गया। ये नहीं कि मैं कहूँ जी मैंने आज मेरे पास घर साइकिल नहीं बन रही और मैंने बना दिया हवाई जहाज। जब मेरे पास साइकिल तो है नहीं, तो फिर तो हमारा तो वही हो जाएगा जो हम पाकिस्तान कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं, हमारे यहाँ आके देखो जी हम तो खुशहाल हैं। चलिए ठीक है, तो मैं जरा हाँ, ये अच्छी कोई बात एक किस्सा भी आपको सुना देता हूँ कि इसरो के अध्यक्ष थे सतीश धवन। श्रीहरिकोटा का जो स्पेस सेंटर अभी है, जहां से चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। उनके मातहत डॉक्टर कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति बने, वो उनके मातहत काम करते थे। एक मजेदार किस्सा है कि एक सैटेलाइट का प्रोग्राम लॉन्च होना था, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल कलाम को सतीश धवन ने बनाया था। वो सैटेलाइट लॉन्च होते ही बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जो प्रयास था वो असफल हुआ। सतीश धवन ने अपने कमरे में डॉक्टर कलाम को बुलाया और उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ गड़बड़ी हुई। उन्होंने बताया ये गड़बड़ी, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संवाददाता इंतजार कर रहे हैं, हमें इसका जवाब देना है, आओ प्रेस में बैठते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनके दिमाग में था कि उस सारी असफलता की कहानी डॉक्टर कलाम को बताने के लिए सतीश धवन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जा रहे हैं, लेकिन सतीश धवन ने सारे सवालों का जवाब खुद दिया और असफलता का पूरा बोझ अपने कंधे पर उठाया और उन्होंने कहा कि यह सारी असफलता की जिम्मेदारी मेरी है इसरो के चेयरमैन के नाते। उसके तुरंत बाद उन्होंने केंद्र सरकार से रीलॉन्च करने के लिए उस प्रोग्राम को इजाजत मांगी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उनको इजाजत दे दी। एक बार फिर से डॉक्टर कलाम पर सतीश धवन ने भरोसा जताया और डॉक्टर कलाम का वो जो प्रयास था वो सफल साबित हुआ। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सतीश धवन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल नहीं लिया, सारे जवाब कलाम ने दिए। डॉक्टर कलाम ने कई बार ये बात लिखी और कही है कि लीडरशिप की क्वालिटी सतीश धवन की तरह होनी चाहिए, जिसमें फेल्योर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर और सफलता की जिम्मेदारी दूसरों को देनी चाहिए। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब आप लोगों से बातचीत की, मैं कुछ और लोगों के पास चलता हूँ, बीच बीच में कुछ कहानी और किस्से भी सुनाता रहूंगा।